नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इनकी आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। और इसी धधकती हुई लड़ाइयों से दो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। वो तस्वीरें जो बताती है कि आने वाले दिन बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, पुतिन का साफ पैगाम है, ये युद्ध न रुकने वाला है, ना ही थमने वाला है। अगर नाटो ने जरा सी भी हिमाकत की तो अंजाम कयामत से कम नहीं होगा। मतलब साफ है, रशिया अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी कि यूक्रेन पर हमले और तेज हो सकते हैं और नाटो अगर बीच में कूद पड़ता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे सकती है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, गाजा में शांति की पहल की कोशिश की गई है। ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए 20 पॉइंट वाला पीस प्लान पेश किया है। बफर जोन से लेकर बंधकों की रिहाई तक सब कुछ इस प्लान में शामिल है। खाका तैयार है, मंच भी सज चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमास को अब तक खबर ही नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना ही कोई आधिकारिक सूचना। तो सवाल बड़ा है कि क्या यह सिर्फ दिखावा है या कोई कूटनीतिक चाल है। एक तरफ तो धमकी है, दूसरी तरफ शांति का ढोंग है। एक तरफ जंग का अंधेरा है, दूसरी तरफ शांति की कागजी उम्मीद है। क्या यह प्लान जमीन पर उतरेगा या दुनिया और गहराई में उतर जाएगी? इन सब के बीच में अब आपको बताते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जंग के मैदान से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, रशिया को फिर से दहला दिया है। रशिया पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हो रहा है। यूक्रेन का इस वक्त मिसाइल से करारा प्रहार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त जहां पीस की बात हो रही है, वहां रशिया और यूक्रेन में अभी भी जंग जारी है। कई कारखानों पर विध्वंसक हमला हुआ है। ब्रियांस्क में रशिया की सेना को टारगेट बनाया गया है। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये खबर दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा अपडेट। एक तरफ जहां लगातार रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है, कई समय से इस बात पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या सीजफायर होगा। बातें सीजफायर की होती है, लेकिन खबर मिसाइल अटैक की आती है, ड्रोन हमले की आती है। बड़ी खबर आ रही है, मिसाइल से करारा प्रहार किया गया है, हथियारों से जुड़े कारखानों पर विध्वंसक हमला किया गया है। ब्रियांस्क में रूसी सेना को टारगेट बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन पर नेपच्यून मिसाइल से करारा हमला किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन रशिया जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर युद्ध विस्तार की तैयारी में पुतिन है। नाटो से टेंशन के बीच में पुतिन की बड़ी तैयारी है। 18 से 30 साल के युवाओं की भर्ती की प्लानिंग की जा रही है। पुतिन ने सैन्य भर्ती का भी आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन और रशिया जंग से जुड़ी हुई है, जहां पर यूक्रेन युद्ध विस्तार की तैयारी में जुटा हुआ है। नाटो में टेंशन बढ़ रही है और इन सब के बीच में पुतिन एक बड़े लेवल पर तैयारी कर रहा है। जितने भी युवा 18 से 30 साल के हैं, उन सब की भर्ती की प्लानिंग की जा रही है। साथ ही साथ उस प्लानिंग के साथ पुतिन ने सैन्य भर्ती के आदेश भी दे दिए हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग धधक रही है और पुतिन ने जो नया प्लान बनाया है वो बेहद विध्वंसक है। उसके नए प्लान के बारे में आपको बताते हैं। पुतिन ने सैन्य विस्तार के प्लान पर मुहर लगा दी है, यानी कि रशिया की सेना में 1,35,000 सैनिकों की भर्ती होगी अब। और ये भर्ती का अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 18 साल से 30 साल तक के युवाओं की भर्ती होगी। अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है पुतिन और बड़े स्तर पर हथियारों का उत्पादन भी शुरू किया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या पुतिन ने नाटो से जंग की तैयारी शुरू कर ली है? क्या यूरोप पर हमला करने वाला है रशिया? और अब आपको बताते हैं कि कैसे एटमी विनाश को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। दरअसल यूक्रेन और रशिया की खौफनाक जंग अब न्यूक्लियर तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, आज वहां कूलिंग सिस्टम फेल हो गया। बिजली कटने की वजह से विस्फोट जैसे हालात बने हुए हैं और अगर यहां एक बार रेडिएशन लीक होता है
तो चेर्नोबिल और जापान की फुकुशिमा जैसी वैश्विक आपदा दोबारा दोहराई जा सकती है। तो सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि क्या रशिया यूक्रेन युद्ध में फुकुशिमा चैप्टर शुरू होने वाला है? ये कोई सामान्य संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसे परमाणु त्रासदी की आहट है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। यूरोप और अमेरिका की युद्ध भड़काने की तैयारी में झिझक नहीं, लेकिन असली खतरा है इस संयंत्र के अचानक फेल होने का। रूस और यूक्रेन के बीच ये टकराव अब सिर्फ जमीन या हथियारों का नहीं, बल्कि परमाणु विनाश का मुकाबला बन गया है। चेर्नोबिल की भयानक हादसे को हमने देखा है, फुकुशिमा की त्रासदी भी हमारे सामने है। अब ज़ेपोरिज़िया के ये कूलिंग सिस्टम और बिजली के बंद होने का खतरा पूरे महाद्वीप के लिए रेडिएशन बम साबित हो सकता है। ये यूरोप के दिल पर बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है और पूरी दुनिया में परमाणु सिहरन पैदा कर सकता है। अगर इस बार कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम इतिहास में एक और फुकुशिमा चैप्टर लिखने जा रहे हैं, जो विनाशकारी, भयावह और अनियंत्रित होगा। दुनिया की आंखें इस न्यूक्लियर प्लांट पर टिकी हैं और समय कह रहा है कि अब कदम उठाओ, वरना नतीजा खुद सोचो। दुनिया फिर भयावह स्थिति से निपटने की तैयारी कर ले। ज़ेपोरिज़िया काली घंघोर सांसें ले रहा है। ये चमक नहीं, ये चेतावनी है। ये कोई मनमानी धमाका नहीं होगा। ये रेडिएशन की मौन लहर है जो सब कुछ निगल लेगी। कौन बोलेगा सच्चाई? कौन रोकेगा हाथ पर जो सुई रखी है? रूस या यूक्रेन, सवाल वैसा ही तीखा है। ना तो गोली, ना तो रस्सी, फिर भी कत्लेआम संभव है। ये युद्ध अब रूप बदल चुका है। हथियार बच रहे हैं, पर नीयत खुली किताब है। कूलिंग बंद है, बिजली गायब है, नियंत्रण छूटता जा रहा है। एक चूक और यूरोप का दिल जल उठेगा। चेर्नोबिल की यादें ताजा हैं। फुकुशिमा की राख अभी भी हवा में है। आज फिर वही भय गूंज रहा है। ये युद्ध अब विज्ञान से खेल रहा है। न्यूक्लियर नहीं फेंका जाएगा, पर परिणाम वैसा ही होगा। रेडिएशन का साया फैलाकर कोई जीत दर्ज कर सकता है, पर ऐसी जीत नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जिसने भी सोचा होगा कि इससे ताकत मिलेगी, वो भ्रम में है। दुनिया खामोश नहीं रहेगी। हर कदम अब हिसाब का है। कदम जो आगे बढ़ाएंगे वो इतिहास पर लिखे जाएंगे। कदम जो रुकेंगे वही इंसानियत बचाएंगे। इसलिए चेतावनी है कि ये खेल अगर जारी रहा तो विजयी कोई नहीं होगा। आओ बंद करें ये खेल। न्याय, जवाबदेही और नीति ही रास्ता है, वरना ज़ेपोरिज़िया की खामोशी पूरी दुनिया की चीख बनकर गूंजेगी। Я первый. По основной точке наводки 55-31. सवाल बड़ा और सीधा है कि ज़ेपोरिज़िया अंधेरे में दम घोटू सन्नाटा है। 23 सितंबर की शाम से बिजली गायब है, जनरेटर जिंदा है, पर टिकेंगे कितने दिन? कूलिंग ठहरी तो रिएक्टर गर्म होंगे और एक चूक रेडिएशन की लहर जिसे रोकना नामुमकिन होगा। चेर्नोबिल की याद ताजा है,
फुकुशिमा की चिता अभी भी धधक रही है। ये कोई धमाका नहीं, ये सुनियोजित तबाही का रास्ता हो सकता है। क्या उद्देश्य है? डर पैदा करना, राजनीतिक दांवपेच, या दिक्कत इतनी कि कोई गलती भयंकर बन जाए। कौन जिम्मेदार? रूस, यूक्रेन या मौलिक विफलता? सवाल जुल्म की तरह टकराता है, पर नतीजा एक होगा, जनजीवन खत्म, सीमाएं बेअसर, यूरोप कांपेगा। 314 से लेकर 2827 वर्ग किलोमीटर रेडिएशन का शिकार बनेंगे शहर, यानी कि कीव, क्रीमिया और यूरोप की हवा में जहरीला साया जाएगा। ये युद्ध अब सिर्फ गोलियों का नहीं रहा, ये रणनीति है भय फैलाने की, दबाव बनाने की, दुनिया को झकझोरने की। समय मांगता है जवाब, कड़े अंतर्राष्ट्रीय कदम, त्वरित मानवीय बचाव, निष्पक्ष जांच, वरना ज़ेपोरिज़िया का सन्नाटा इतिहास में नई दहशत बनकर दर्ज होगा। ज़ेपोरिज़िया का खेल और बड़ा होगा। रूस ने संयंत्र को अपने कब्जे में रखा है, लेकिन स्थिति बदल चुकी है। ZNPP के डायरेक्टर याशिना का दावा है कि यूक्रेनी हमले खतरा बढ़ा रहे हैं। रूस की दलील साफ है, खतरा यूक्रेन से है, रूस से नहीं। पर सवाल यही है कि क्या ये सब रणनीति है या खुला षड्यंत्र? पर सवाल यही है कि क्या ये सब रणनीति है या खुला षड्यंत्र? ज़ेलेंस्की पर आरोप है कि युद्ध का दायरा फैलाने की चाल है उनकी। अगर ZNPP से रेडिएशन लीक हुआ तो रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। यूरोप और अमेरिका को सीधे इस जंग में खींचा जा सकता है। एक बाजी है, जीतने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया हार सकती है। वही रूस का भी मकसद अलग नहीं, संयंत्र को हथियार बनाकर क्षेत्रीय कब्जा आसान होना, दुर्घटना से विनाश। और रूस का लाभ ये डर किसी से छुपा नहीं है। दोनों तरफ के दावे और चाले हैं, मानवीय त्रासदी की ओर धकेलते हैं। ये सिर्फ आक्रोश का नहीं, जागरण का है। तत्काल अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, निष्पक्ष जांच और मानवता बचाने वाले कदम ही रास्ता है, वरना ज़ेपोरिज़िया सिर्फ नाम नहीं, पूरे यूरोप की करवट बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ज़ेपोरिज़िया में अंधेरा घना है, बिजली कट चुकी है, कूलिंग सिस्टम जनरेटर पर टिका हुआ है और अगर जनरेटर ठप होता है तो दुनिया एक बहुत बड़ी त्रासदी देखने को तैयार है। रिएक्टर ओवरहीट हो चुका है, रेडिएशन रिसाव का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में चेर्नोबिल, फुकुशिमा की याद ताजा हो रही है। क्यों? अब आप इसको ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और इसीलिए यहां पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। यहां पर 6 एक्टिव रिएक्टर हर वक्त एक प्रोमिनेंट रिस्क पर रहते हैं। एक बहुत बड़ा वहीं 23 सितंबर से यहां पर इस पूरे इलाके में ज़ेपोरिज़िया में इलेक्ट्रिसिटी गुल है। 23 सितंबर से यह हाल हुआ है। कूलिंग सिस्टम चल रहा है इमरजेंसी जनरेटर पर, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब जनरेटर की सर्विसेज बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, क्या विनाश होगा? क्योंकि इस वक्त कूलिंग सिस्टम जनरेटर पर चल रहा है और अगर जनरेटर बंद होता है तो रिएक्टर ओवरहीट अपने आप करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन वहां पर बनती है और इन सब के बीच में रेडिएशन का रिसाव होना एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उस इलाके में गोलीबारी हो रही है। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये बना हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रिएक्टर को सीधा नुकसान इस लेवल पर
पहुंच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, जनरेटर पर चल रहा है, रिसाव हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वहां की स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। रेडिएशन 2800 प्लस वर्ग किलोमीटर तक फैल सकता है। और जब भी बात रेडिएशन की होती है, याद चेरनोबिल की आती है। और ऐसी क्या सिचुएशन जैसी चेरनोबिल में हुई थी, क्या वैसी ही सिचुएशन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। कीव से लेकर यूरोप तक इसके असर होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। कीव से यूरोप तक इसका असर पड़ेगा, इतने दूर किलोमीटर तक इसका असर पड़ सकता है अगर उसकी रेडिएशन जो है वो हल्की सी भी लीक होती है तो। रूस कहता है हमला यूक्रेन कर रहा है। यह स्टेटमेंट रशिया की तरफ से लगातार जारी किया जाता है कि यह चीज यूक्रेन कर रहा है, और यूक्रेन कहता है कि प्लांट को हथियार रशिया बना रहा है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप ये दोनों देशों में लगातार चल रहा है। रशिया यूक्रेन को कह रहा है, यूक्रेन रशिया को कह रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ज़ेपोरिज़िया के हालात बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से, जैसा कि मैंने कहा, ये ब्लेम गेम अब भी जारी है, रशिया का यूक्रेन पर, यूक्रेन का रशिया पर। लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। असली खतरा लापरवाही और पॉलिटिक्स का ये जो गेम है वो लगातार चल रहा है। लेकिन ये पॉलिटिक्स कितनी बड़ी खतरनाक या घातक साबित हो सकती है, ये इन दोनों देशों को समझने की जरूरत है। साथ ही आपको ये बता दें कि IAEA ने इस पूरे मामले पर चिंता भी जताई है। इस पूरे रोल को लेकर प्लांट में सीमित मॉनिटरिंग टीम जो है वो वहां पर इस वक्त मौजूद है, जो लगातार मॉनिटर कर रही है कि क्या कोई रिसाव होने वाला है या नहीं होने वाला है। लगातार इन तमाम पैमानों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अब तक कोई भी सिक्योरिटी सुरक्षा के ठोस उपाय वहां से नहीं निकाले गए हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। कोई भी देश सीधे तौर पर इस मैटर पर दखल दे ही नहीं रहा है। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है और कोई देश इस मोमेंट पर आकर इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। यूक्रेन मांग चुका है। इन सब के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल जो है वो यूक्रेन की तरफ से पहले ही मांगी जा चुकी है। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बता दें कि जनरेटर और कूलिंग को लेकर जो आशंका है, जो चिंता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही कितने ग्रुप्स उस जगह पर क्यों ना मौजूद हो ये मॉनिटर करने के लिए कि क्या कूलिंग एप्ट हो रही है या नहीं एप्ट हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ठप है, सिस्टम जनरेटर पर ऑपरेट हो रहा है। ये सिचुएशन ज़ेपोरिज़िया की प्लांट की बनी हुई है। दुनिया देख रही है कि कहीं ये अगला चेरनोबिल ना बन जाए, वो चेरनोबिल जिसकी चर्चा आज भी होती है, क्योंकि सिचुएशन हूबहू वैसी ही है जैसी चेरनोबिल की हुई थी। और अगर ऐसा होता है तो विनाश ही विनाश होगा हर तरफ। वक्त कम है और इसी कम वक्त में सुरक्षा को बढ़ाना होगा, मॉनिटर करना होगा, टीमों को तैनात करना होगा। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो रेडिएशन होगा और उस रेडिएशन में इंसानियत हारेगी, ह्यूमैनिटी हारेगी अगर ऐसा होता है तो। अब आपको तफसील से बताते हैं कि फुकुशिमा हादसा आखिर क्या है और वो कब हुआ था और उस हादसे से कितना नुकसान हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए इसको समझिएगा। जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम था फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। जगह थी ओकुमा, जापान। ऑपरेटर था TEPCO यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। डेट थी 11 मार्च 2011। टाइम हो रहा था दिन का। पहले क्या हुआ था, 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा लेवल होता है रिक्टर स्केल पर। और फिर उस भूकंप के बाद सुनामी ने बहुत बड़ा झटका डाला था। न्यूक्लियर सिस्टम ही फेल हो गया था, बिजली पूरी तरह से बंद हो गई थी, कूलिंग सिस्टम्स फेल हो गए थे, रिक्टर से तापमान बढ़ा था, हाइड्रोजन गैस से उसके बाद धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद उस जगह से रेडिएशन लीक हुई थी। 1.5 लाख लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। कई टन रेडियो एक्टिव पानी लीक हुआ था और वो रेडिएशन घर तक ही नहीं समुद्र तक फैला था, जिसमें जानवर, पेड़ पौधे तक प्रभावित हुए थे। और कई सालों तक इस इलाके को रेड जोन में रखा गया था क्योंकि जो तीव्रता थी, जो तबाही थी, वो बहुत ज्यादा थी। चेरनोबिल आपको याद होगा, चेरनोबिल के बाद सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा। जापान जैसी टेक्निकल महाशक्ति भी उस समय असहाय हो गई थी
और आज भी रेडिएशन का खतरा उतना ही बरकरार है। ज़ैपोरिज़िया का ये प्लांट उसके ऐसे ही हालात बन चुके हैं और इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है कि क्या ये फुकुशिमा पार्ट 2 हो सकता है। फुकुशिमा का जिक्र और चेर्नोबिल की तबाही की बात न हो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि चेर्नोबिल का हादसा इतिहास का सबसे खौफनाक न्यूक्लियर हादसा था। यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाम था चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सोवियत संघ के समय का यह प्रोजेक्ट था। लोकेशन यूक्रेन थी और इन सब के बीच में डेट थी 26 अप्रैल 1986। रात का वक्त था, 1:23 हो रहा था। रिक्टर नंबर 4 से धमाका होता है और सेफ्टी टेस्ट के दौरान थोड़ी लापरवाही तब बरती जाती है। ऑपरेटर्स नियम तोड़ते हैं, डिजाइन में तकनीकी खामी रहती है, रिक्टर का प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर की वजह से बहुत जोरदार विस्फोट होता है। उस विस्फोट के तुरंत बाद 30 लोगों की मौत हो जाती है। 6000 से ज्यादा लोगों को थायराइड कैंसर के केसेस हो जाते हैं और लाखों लोग इस रेडिएशन की चपेट में आते हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, 1,60,00,000 लोग प्रभावित होते हैं और हजारों वर्ग किलोमीटर में इसका रेडिएशन फैलता है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रिलोकेट किया जाता है। यह सिचुएशन हो गई थी। खुले में रेडिएशन हफ्तों तक लीक होता रहा, प्लांट जलते रहे और उस हवा से यूरोप तक इसका जहर फैला था और आज भी उस इलाके को एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। इस दौरान इंसान, पशु, पेड़ हर कुछ प्रभावित हुआ था। यह हुआ था चेर्नोबिल में। और ज़ैपोरिज़िया प्लांट के हालात इस वक्त चेर्नोबिल जैसे ही बने हुए हैं। दुश्मनी, लापरवाही और न्यूक्लियर पावर का सबसे खतरनाक कॉकटेल। इतिहास क्या खुद को दोहरा सकता है, ये इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। उधर रशिया पूरी ताकत से यूक्रेन को दहला रहा है, नाटो को खुली धमकी दे रहा है। रशिया पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचना, वरना अंजाम किसी कयामत से कम नहीं होगा। यानी कि पुतिन की चेतावनी का सीधा मतलब यही है कि सैनिक कार्रवाई का जवाब विनाशकारी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाटो पीछे हटेगा या फिर दोनों तरफ की रेखाएं और ज्यादा गहरी होती जाएंगी। एक छोटी सी चूक और एक बहुत बड़ी लड़ाई का खतरा मंडरा रहा है। रूस की सरकारी मीडिया आग उगल रही है। नेटो देशों को दी है खुली धमकी कि रूस को आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचना होगा। ये धमकी आई है नेटो की सख्त चेतावनी के बाद। दरअसल नेटो ने कहा कि रूसी जेट्स की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभावित मिलिट्री एक्शन की बात कह दी गई है। मतलब अगली बार सिर्फ चेतावनी नहीं, जवाब होगा गोली से। मामला छोटा नहीं है। पिछले कई दिनों में रूस के लड़ाकू विमान और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, वो भी पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क, यहां तक कि बाल्टिक सागर के ऊपर भी। अब नेटो भड़का हुआ है। एस्टोनिया ने बुलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। मुद्दा सीधा है कि रूस की आक्रामकता। सवाल है कि ये वार्निंग थी या वॉर की वार्म अप। रूस कहता है कि ये सब नेटो का ड्रामा है। स्पुतनिक ने साफ किया कि सीमाएं हम तय करेंगे, जवाब भी हम देंगे। एक और उल्लंघन मतलब रिएक्शन पर नेटो अब चुप नहीं है। यानी यूरोप के आसमान में जंग की गूंज नजदीक है। रूस और नेटो आमने सामने हैं। सिर्फ चेतावनी नहीं, अब तैयारी की बात हो रही है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की स्क्रिप्ट
लिखी जा रही है, क्योंकि जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। आग अब पूरी दुनिया को छू सकती है। रूस ने साफ अल्फाज में कहा कि नेटो सिर्फ बोलने पर यकीन करता है और रूस हथियार बनाने पर विश्वास करता है। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने नेटो पर जमकर बरसे सीधी चेतावनी दी कि नेटो रूस के सैन्य उद्योग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूरोप में तनाव आसमान पर है। स्पुतनिक ने कोट किया कि नेटो महासचिव मार्क रूट को जनवरी में उन्होंने यूरोपीय संसद में माना था कि रूस 3 महीने में जितना हथियार बना रहा है नेटो साल भर में नहीं बना पाता। मतलब साफ है कि रूस अब सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा है, वो हथियारों से जंग जीतने की तैयारी में है। और अब सबसे बड़ा खुलासा है कि रूस की घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरोशनिक, जो तेज, अजय और टारगेट पर सटीक वार करती है, कोई रोक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। स्पुतनिक ने साफ साफ कहा कि ये मिसाइल यूरोप के दिल को चीर सकती है, वो भी पलक झपकते। रूस का इशारा साफ है कि अगर नेटो ने ज्यादा उछाल मारी तो जवाब मिसाइल से मिलेगा, मीटिंग से नहीं। यानी अब बयान नहीं, बैलिस्टिक की भाषा बोली जा रही है। नेटो और रूस के बीच टकराव तलवार की धार पर है। नेटो कहे या न कहे, पर रूस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। स्पीड, ताकत और टारगेट तीनों में आगे है रूस। सवाल यह है कि क्या नेटो इस खतरे के लिए तैयार है, या फिर रूस की ये मिसाइल यूरोप के शांति सपने को चकनाचूर कर देगी। क्योंकि अब वार्निंग नहीं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को खुली चुनौती दे डाली। नवंबर 2024 में ओरशेनिक मिसाइल के लॉन्च के बाद उन्होंने कहा था कि यूरोप का एयर डिफेंस सिस्टम इस हाइपरसोनिक तूफान को नहीं रोक सकता। ये कोई दावा नहीं, ये सीधी चेतावनी है। पुतिन ने कहा कि अगर किसी को शक है तो आओ मैदान में रोक कर दिखाओ। उन्होंने इसे कहा कि 21वीं सदी का हाई टेक्नोलॉजी द्वंद्व है। मतलब अब टैंक या तोप नहीं, स्पीड, टेक्नोलॉजी और सटीकता की जंग शुरू हो चुकी है। ओरेशनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ रडार पर धुआं देख पाएंगे। कोई भी आधुनिक प्रणाली इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या रूस सच में वर्ल्ड वॉर के मोड में है। फिलहाल एक बात तय है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं है और ओरेशनिक एक मिसाइल नहीं, भविष्य की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अब आपको बताते हैं कि पुतिन आखिर इतना निडर क्यों है, क्योंकि रशिया के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकता है। वो मिसाइल है रशिया का विश्वास यानी कि ओरोशनिक मिसाइल। और इस मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो रशिया की अगली पीढ़ी का हथियार माना जाता है। क्या है ये मिसाइल, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिए। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, जिस मिसाइल के दम पर रशिया में बहुत पावर है और इसको नेक्स्ट जनरेशन का वेपन माना जाता है। नेक्स्ट जनरेशन वेपन, आप कल्पना कीजिए क्या सिस्टम होगा इस वेपन का। रशिया की अगली पीढ़ी का हथियार जिसको कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि टारगेट सटीक होता है, तेज होता है और अजय होता है अगर इस मिसाइल से अटैक किया जाता है तो। और ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज है, साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज इसको कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सेकंड्स में एयर डिफेंस को पार कर सकता है। जिस भी कंट्री का एयर डिफेंस होता है उसको भी मार गिराने की क्षमता रखती है ये हथियार। हाइपरसोनिक प्लस मीडियम रेंज बैलिस्टिक टेक है इसके पास। कितना ताकतवर है, उसकी ताकत क्या है आप इससे समझ रहे। रडार से बच निकलने में भी यह सक्षम होता है, रडार में ही नहीं आता है। और इंटरसेप्ट करना, इसको इंटरसेप्ट करना जो अलग अलग कंट्रीज के बड़े एयर डिफेंस सिस्टम बने रहते हैं वो बहुत मुश्किल समझा जाता है कि इसको इंटरसेप्ट ही नहीं किया जा सकता है। अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम से ये पूरी तरह से लैस है। बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ब्रसेल्स तक 17 मिनट में पहुंच सकता है रशिया का यह हाइपरसोनिक हथियार। और रामस्टीन एयर बेस यानी जो कि जर्मनी में है, वहां ये 15 मिनट में पहुंच सकता है। आप सोचिए इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी कि जर्मनी में 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। पोलैंड सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट में ये पोलैंड पहुंच सकता है हथियार। नाटो का डिफेंस सिस्टम इस हथियार पूरी तरह से इसको फेल कर सकता है जो डिफेंस सिस्टम नाटो के तमाम देशों ने तैयार किया है। टारगेट हिट करने से पहले अलर्ट भी करने का समय नहीं मिलता है। ये ताकत है इस वेपन की। मिसाइल शील्ड सिस्टम इसके सामने बेअसर साबित होता है। जितनी भी मिसाइलों के शील्ड सिस्टम होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो सब कुछ जीरो है इसके सामने। ये ताकत है इसकी। रोक सको तो रोक लो, लेकिन रशिया का हाइपरसोनिक हथियार रुकने वालों में से नहीं है। ये रशिया के हाइपरसोनिक हथियार की ताकत है जिसके दम पर रशिया जो है अपने हर स्टेटमेंट पर अड़िग रहता है, जिसके दम पर रशिया अमेरिका की नहीं सुनता है, जिसके दम पर रशिया नाटो की नहीं सुनता है, जिसके दम पर रशिया किसी की नहीं सुन रहा है। क्योंकि रशिया के पास ये सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी कई देश कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सिस्टम रशिया के पास है जिसको 21वीं सदी का हाई टेक्नोलॉजिकल द्वंद्व भी कहा जाता है। और ये सीधी चेतावनी पुतिन ने दी है। खतरा क्या है, यूरोप के बड़े ठिकाने को सीधे निशाना बना सकता है। आप सोचिए जर्मनी और पोलैंड मिनटों में पहुंच जा रही है अगर ये मिसाइल, तो इसकी क्या ही ताकत होगी, पूरे यूरोप को कवर कर सकती है। जंग की दशा नहीं, दिशा बदलने वाला हथियार है ये जंग तय करती है कि आने वाले वक्त में क्या दिशा होगी, लेकिन ये हथियार डायरेक्शन देगा। और अभी ये हमने सोचा और सुना कि रशिया के वेपन की ताकत क्या है, पूरा यूरोप इसके रडार पर है। और इसी बीच गाजा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का गाजा में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। अबू हसीरा स्ट्रीट पर मिसाइल से हमला किया गया है। जान बचाकर भागते दिख रहे हैं लोग, आसपास के लोग भाग रहे हैं। और ट्रंप और नेतन्याहू की जहां एक तरफ बातचीत हो रही है, उस बातचीत के दौरान भी यह हमला हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांति की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शांति पहल के बीच भी गाजा में बमबारी जारी है। गाजा में आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। गाजा में अस्पताल पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। 39 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा से आ रही है, बमबारी हो रही है। एक तरफ जहां शांति पहल की बात हो रही है, डील तैयार की जा रही है, उस पर चर्चा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बमबारी हो रही है। गाजा में आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला जारी है।
और इन सब के बीच में आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे में गाजा पर 140 से ज्यादा हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग 140 से ज्यादा हमले पिछले 24 घंटे में गाजा पर हुए हैं। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। एक तरफ जहां बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच बता दें कि हमले में हमास का हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गाजा से सामने आ रही है, ये तस्वीरें हमास के ठिकानों की सामने आ रही है, जिनको पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 140 से ज्यादा हमले किए गए हैं। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। और इन सब के बीच में ट्रंप की तरफ से गाजा में शांति की कोशिशें भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के लिए ट्रंप का पीस प्लान तैयार किया गया है। हमास को 72 घंटे में रिहा करने होंगे सभी हॉस्टेजेस। गाजा पीस प्लान के लिए 20 पॉइंट बनाए गए हैं। एक बंधक के बदले 15 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा इजराइल। ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि जो गाजा पीस प्लान तैयार किया गया है, इस पीस प्लान पर नेतन्याहू की क्या मंशा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं ट्रंप की गाजा नीति पर नेतन्याहू का क्या रुख है, ये समझिएगा। अब आपको वो रुख बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या इसको मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे हैं, ये समझिएगा। ट्रंप की गाजा नीति है, इस पर नेतन्याहू का रुख क्या है, आगे आपको दिखाते हैं कि इस पूरे प्लान को लेकर हमास ने डील नहीं मानी तो हमास का खात्मा तय है। ये एक बार नहीं, ये कम से कम 100 या 1000 बार नेतन्याहू बोल चुके हैं कि अगर हमास नहीं सरेंडर करेगा तो हमास का एंड तय है। और अब तो डील तैयार की जा चुकी है, जिस पर नेतन्याहू फ्रंट फुट पर रहकर ये कह रहे हैं कि या तो आप डील मानिए, वेपन सरेंडर कीजिए, या आपका एंड होगा। नेतन्याहू का मकसद गाजा पर कब्जा बरकरार रखना है, ये उनका मकसद है। इजराइल गाजा से हटा तो हमास जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि इजराइल को डर है कि गाजा में हमास की मौजूदगी जो इस वक्त बनी हुई है वो बहुत घातक साबित हो सकती है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हमास के मुताबिक उसके पास शांति समझौते का डॉक्यूमेंट अब तक पहुंचा नहीं है, यह हमास का कहना है। लेकिन इस वक्त आपको यह भी बता दें कि वर्ल्ड लीडर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसकी सराहना की जा रही है। हमास के मुताबिक उसके पास शांति समझौता मिला ही नहीं है। गाजा में शांति की पहल शुरू हो चुकी है। ट्रंप के पास पीस प्लान तैयार है, बफर जोन, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की शर्तें तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास को कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है, क्योंकि हमास का यह कहना है कि नहीं है। क्या यह शांति की शुरुआत है या सिर्फ इसे कूटनीतिक दिखावा माना जाए? जवाब अब भी धुंधले हैं, लेकिन गाजा की जमीन अभी भी बारूद से भरी हुई है। गाजा में शांति की बात चल रही है, पर जमीन पर आग अभी भी बरस रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमास के कई ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। नजारे भयावह, सड़कें सुनसान हैं। इसी बीच ट्रंप ने खाका खींच दिया है। ट्रंप के मुताबिक गाजा की जंग अब खत्म होगी। नेतन्याहू भी सहमत है, पर प्लान में एक ठंडी सख्त रेखा है। वो दरअसल नक्शा बदला है। नया नक्शा क्या कहता है? गाजा और इजराइल के बीच एक स्थायी बफर जोन के पार कोई नहीं। ना तो इजरायली सैनिक जा सकेंगे, ना ही फिलिस्तीनी लोग लौट सकेंगे। कठोर, अडिग, बिल्कुल कटी हुई सरहदें खींची गई हैं। सोचिए कि परिवार बटेंगे, गांव कटेंगे, यानी अस्थायी नहीं, हमेशा की दूरी।
कदम दर कदम जनजीवन प्रभावित होगा, मानवाधिकार और उम्मीदें किनारे खड़ी होंगी। ट्रंप का दावा है कि ये समाधान है, नेतन्याहू का समर्थन है, पर क्या ये शांति है या सतत नजरबंदी? क्या ये समाधान या सजातीय विस्थापन का नया रूप है? दुनिया पूछ रही है कि शांति किसकी शर्त पर है? हमास क्या मानेगा? क्या गाजा पर इसका असर होगा? क्या बफर जोन से संघर्ष थमेगा या गहरे घाव बनेगा? एक और हमले, दूसरी ओर कागज की रेखाएं। कौन जाने नक्शा कब जमीन पर उतरता है तो जिंदगियां सुलगती हैं। ट्रंप ने कहा कि समाधान, पर सवाल बड़ा है कि क्या समाधान इंसानियत बचाएगा? ये समय निर्णायक है। शांति का सुनहरा सपना या शाश्वत बंटवारा, फैसला अभी बाकी है। दुनिया की नजरें अमेरिका पर हैं और दिल गाजा की धूल में धड़क रहा है। ट्रंप ने कहा कि शर्त साफ है, हमास अगर मान लेता है तो सब बंदी रिहा होंगे, जीवित या मृत दोनों का हिसाब। पर समय कड़ा है, सिर्फ 72 घंटे हैं। 72 घंटे में सब बंधक घर लौटेंगे या नतीजा भारी होगा। नक्शे में 3 लाइनें हैं, नीली, पीली और लाल। नीली लाइन जहां इजरायली सेना अब तक काबिज है, ये रेखा खान यूनुस के पास तक फैली हुई है। पीली और लाल अगला खेल, और उसके बाद बफर जोन। बफर जोन एक कठोर कदम हो सकता है, न सैनिक न सिविल दोनों के लिए बंदिश है। ट्रंप का संदेश है कि स्वीकार करो और आजाद करो। नेतन्याहू का नाम जुड़ा है, दूध का दूध, पानी का पानी 72 घंटे में हो जाएगा। पर सवाल बड़ा है, क्या ये बंधन बस कागज की रेखा बनकर रह जाएंगे? सोचिए, अगर हमास मानता है तो हजारों परिवार चैन पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या? टाइमर चलता रहेगा, उल्टी गिनती तेज होगी। दुनिया की निगाहें टिकी है, इंतजार नहीं, दबाव बढ़ेगा। नीली लाइन की स्याही से लिखी गई हदें, लाल पीली रंगों की राजनीति और बफर की सख्ती, इन सब पर इंसानियत का कसौटा टिकेगा। फिलहाल अभी अल्टीमेटम का दौर जारी है, 72 घंटे या छुटकारा या नई आग। ट्रंप ने शर्त रख दी है, अब जवाब हमास को है। लेकिन अब हमास की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने कहा कि हमारे पास कोई प्रस्ताव आया ही नहीं, ना कोई दस्तावेज, ना कोई आधिकारिक माध्यम, ना कोई मध्यस्थ, ना कोई संदेशवाहक। तो क्या ट्रंप का प्लान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित था या फिर जानबूझकर दबाव की रणनीति? हमास ने यह भी कहा कि अगर प्रस्ताव आएगा तब सोचेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। यानी दुनिया को दिखाया गया नक्शा शायद सिर्फ दिखावा था, या फिर इजराइल और अमेरिका की मनोवैज्ञानिक रणनीति। फिलहाल गाजा जल रहा है, बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और शांति का प्रस्ताव शायद सिर्फ कैमरों के लिए था। गाजा में चल रहे भीषण युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा प्रस्ताव अब ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अब तक 8 मुस्लिम और अरब देशों ने इस शांति योजना का स्वागत किया है। ये वही योजना है जो ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत के बाद सामने आई। 20 बिंदुओं वाली ये योजना क्या कहती है? युद्ध तुरंत रोका जाए, हमास को 72 घंटे में सभी बंधक रिहा करने होंगे, गाजा में बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ेगी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बफर जोन की बात भी शामिल है। यानी अब बात सिर्फ इजराइल हमास तक सीमित नहीं है, अब अरब वर्ल्ड भी शांति की इस स्क्रिप्ट में शामिल हो गया है। अब निगाहें हमास पर है, क्या वो मानेगा 72 घंटे का फार्मूला, या फिर जंग की आग यूं ही सुलगती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास सदस्य का बयान सामने आया है। हमास सदस्य मोहम्मद बरदवी ने कहा है कि ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल के पक्ष में है। प्रस्ताव से युद्ध नहीं थमेगा, जारी रहेगा। हमास को पूरी योजना पर लिखित प्रस्ताव चाहिए। किसी भी हमास नेता को प्रस्ताव नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास का स्टेटमेंट सामने आ गया है। जो ट्रंप ने गाजा का पीस प्लान तैयार किया है, उस पर हमास के सदस्य का बयान सामने आया है।